हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे कि आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10th क्लास की लोकतांत्रिक की बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम इस श्रृंखला में पहले चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। चलो अब प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अगला प्रश्न है श्रीलंका में सबसे बड़ा सामाजिक समूह कौन सा है? श्रीलंका में सबसे बड़ा समुदाय सेली समुदाय है, जिसका लगभग श्रीलंका की जनसंख्या में 74% योगदान है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी थी? बेल्जियम में लगभग 59% लोग डच भाषा बोलते थे और 40% लोग फ्रेंच बोलते थे तथा लगभग 1% लोग जर्मन बोलते थे। ठीक है, अगला है श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितनी थी? श्रीलंका में तमिलों की आबादी लगभग 18% थी, जिसमें कि 13% लोग श्रीलंकाई तमिल थे, श्रीलंकाई तमिल, और जो 5% लोग थे, 5% थे भारतीय तमिल। भारतीय तमिल, ये भारतीय तमिल कहां से गए थे? भारत के तमिलनाडु से। ठीक है, कहां से गए थे? भारत के तमिलनाडु से। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व था? बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में क्या था? डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए थे। मतलब कि जितने डच बोलने वाले मंत्री होंगे केंद्रीय सरकार में, डच बोलने वाले मंत्री बराबर होंगे फ्रेंच बोलने वाले मंत्री, फ्रेंच भाषीय मंत्री। ठीक है, मतलब दोनों जो डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री थे उनकी संख्या समान रखी गई थी। अगला है बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? यह मान्यता कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा से शासन कर सकता है तथा बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? कि वह अपनी इच्छा से शासन कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार नीतियां और कानून बना सकता है, जो कि अल्पसंख्यकों पर भी लागू होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? 1948 में। श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948 में मिली। किससे? ये ब्रिटेन से आजाद हुआ था। ठीक है, अगला बेल्जियम में सामुदायिक सरकार क्या करती है? सामुदायिक सरकार किसकी? बेल्जियम की। यह संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े फैसले लेती है। मतलब जो वहां की सामुदायिक सरकार है वो संस्कृति पे निर्णय लेगी, शिक्षा पर और भाषा पर। इन तीनों से जुड़े जो भी फैसले या निर्णय लेने होंगे वो कौन लेगी? सामुदायिक सरकार। यानी कि जो तीसरी स्तरीय सरकार थी, वहां की 3 स्तरीय सरकार थी। पहली केंद्र की सरकार, दूसरी थी राज्यों की, अगली थी स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय या सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो जो सामुदायिक सरकार थी वो किस किस पे निर्णय लेगी? संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े फैसलों पर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? देखो, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में। कब से कब तक चला? 1983 से लेके 2009 तक। शुरुआत इसकी कैसे हुई थी? जो लिट्टे था, लिट्टे, इसके गठन के साथ इसकी शुरुआत हो गई थी श्रीलंका में। किसकी? गृह युद्ध की। ठीक है, अगला देखते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यह समाज में टकराव को रोकती है और एकता को बढ़ाती है। जब सत्ता में सबकी साझेदारी होगी, सबको समान अधिकार मिलेंगे, तो लोगों में टकराव नहीं होगा, लोगों में एकता की भावना जागेगी, जिससे कि देश जो है वो अखंड बना रहेगा। अगला, बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति में क्या अंतर था? देखते हैं। बेल्जियम ने विविधता को स्वीकार कर सत्ता में साझेदारी की, जिससे शांति बनी रही, जबकि श्रीलंका ने बहुसंख्यक सिली समुदाय को प्राथमिकता दी, जिससे तमिलों में असंतोष हुआ। बेल्जियम ने क्या किया कि सभी जो डच और फ्रेंच भाषी लोग थे उन्हें समान अधिकार दिया, उन्हें सरकार में समानता दी। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने ऐसे कानून बनाए जिससे कि बहुसंख्यकवाद को संरक्षण मिले, तथा वहां श्रीलंका में जो सरकार बनाई गई वो बहुसंख्यक
के आधार पर बनी, क्योंकि वहां सिंहली क्या थे, बहुसंख्यक थे, तो इन्होंने बहुसंख्यक के आधार पर सरकार का गठन किया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बेल्जियम की सत्ता साझेदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। देखो बेल्जियम में सत्ता साझेदारी क्या पूछा इसने, बेल्जियम की सत्ता साझेदारी की व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो वहां क्या 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 था, पहला, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की समान संख्या थी। मैंने शुरुआत में क्या बताया था, जो बेल्जियम था वहां पे जो केंद्र सरकार थी उसमें डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मंत्री थे उनकी संख्या क्या थी, समान थी। अगला, विशेष कानून तभी बनते हैं जब दोनों भाषी समूह सहमत हो। ये क्या है, जैसे हमारे देश में विशेष बहुमत का वो दिया गया है, विशेष बहुमत, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अपने देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ानी है। तब हम क्या करेंगे, पहले तो विशेष बहुमत चाहिए हमें संसद में। ठीक है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, आधे राज्यों का समर्थन, संसद में विशेष बहुमत। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था। जब वहां पे विशेष कानून बनाने थे तो क्या था, दोनों भाषी समूह की जो सहमति है वो आवश्यक थी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली विशेषता क्या थी, केंद्र की अनेक शक्तियां राज्य सरकार को दी गई थी। केंद्र की जो शक्तियां थी अनेक, वो राज्य सरकार को दी गई थी, तथा ये जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकार केंद्र के अधीन नहीं थी। ठीक है, केंद्र के अधीन नहीं, ये स्वतंत्र थी। ठीक है, अगला, ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। देखो ब्रुसेल्स जो थी बेल्जियम की राजधानी थी। ठीक है, तो जैसे पूरे अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो वहां बहुसंख्यक कौन से भाषी लोग थे, डच बोलने वाले। ठीक है, लेकिन जो ब्रुसेल्स वहां पे क्या है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे, वो थे 80%। ठीक है, और डच बोलने वाले लोग थे वो थे 20%। तो वहां की जो सरकार थी उसने क्या किया कि ब्रुसेल्स में दोनों समुदाय, ये जो दोनों समुदाय हैं उन्हें समान प्रतिनिधित्व दिया। ठीक है, समान प्रतिनिधित्व। ठीक, ओके, चलो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। श्रीलंका में सीलियो की नीतियों के कारण क्या परिणाम हुए। तो श्रीलंका में सीलियो की नीतियों के कारण क्या परिणाम हुए। पहला परिणाम क्या था, वहां कई सारे परिणाम हुए, जैसे कि गृह युद्ध भी हुआ था वहां पे, अभी हमने चर्चा की थी शुरुआत में। तमिलों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, वे असंतुष्ट हो गए, अपनी पार्टियां बनाई। गृह युद्ध में जो असंतोष था वो क्या गृह युद्ध में बदल गया, जिससे देश को भारी नुकसान झेलना पड़ा। देखो पहले क्या, तमिलों में असंतोष, तमिलों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। भेदभाव कैसे करना पड़ा, वहां पे श्रीलंका में सीली भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया। ठीक है, इसके कारण इन्हें भेदभाव देखना पड़ा। दूसरा, वे असंतुष्ट थे, क्यों, देखो तमिल लोग जो थे वो ज्यादातर कहते हिंदू या फिर क्रिश्चियन या फिर अपने वो ईसाई हो गए, मुस्लिम। लेकिन श्रीलंका ने के जो सिंहली लोग थे उन्होंने कानून लागू क्या किया, वहां पे केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, अगला, जिससे कि उनमें असंतोष जन्मा। इसके कारण जो तमिल थे उन्होंने क्या, अपनी एक पार्टी बनाई। ठीक है, पार्टी का नाम क्या रखा, लिट्टे, लिबराई सॉरी लिट्टे। ठीक है, कब इसका गठन, ये 1983 में इसने सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध शुरू किया। ठीक है, गृह युद्ध शुरू किया। अगला, जिसके कारण देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गृह युद्ध समाप्त कब हुआ, 2009 में। ठीक है, लिट्टे का जो
मुखिया था, उसकी मृत्यु पर गृह युद्ध समाप्त हुआ। अगला देखते हैं, सत्ता में साझेदारी के दो तर्क। एक तो युक्तिपरक तर्क, सत्ता की साझेदारी के, आपकी जो सत्ता की साझेदारी का चैप्टर उसमें दो तर्क दिए गए हैं। पहला युक्तिपरक तर्क, दूसरा है नैतिक तर्क। ठीक है, युक्तिपरक तर्क, इससे टकराव और अस्थिरता कम होती है, जिससे देश स्थिर रहता है। स्थिर रहेगा तो विकास होगा, देश में विकास होगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। ठीक है। नैतिक तर्क, यह लोकतंत्र की आत्मा है, जिससे सभी को शासन में भागीदारी मिलती है। देखो लोकतंत्र की आत्मा क्या है, लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र का कहना क्या है कि लोकतंत्र में सभी को, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार हो, सभी को समान अधिकार हो, अधिकार हो। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बेल्जियम के मॉडल को सफल क्यों माना जाता है? देखो बेल्जियम के मॉडल को सफल क्यों माना जाता है, जो श्रीलंका थी, श्रीलंका ने क्या किया वहां पे, मतलब कि सभी को समान अधिकार नहीं दिए, लेकिन बेल्जियम ने समान अधिकार दिए, और उसके इस मॉडल के कारण वहां क्या हुआ, देश में शांति बनी रही, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं जन्मी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा, क्योंकि इस मॉडल ने देश में शांति बनाए रखी। शांति क्यों बनी रही, क्योंकि सभी जो दोनों भाषीय समुदाय थे, दोनों भाषीय समुदायों का, समुदायों की भावनाओं का सम्मान, ठीक है, सम्मान हुआ वहां पे। कैसे हुआ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, भाषीय विवाद को खत्म किया गया, क्योंकि वहां पे किसी भी एक भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। वहां फ्रेंच और डच दोनों भाषाओं को समान अधिकार दिए गए थे। और ठीक है, इसी कारण ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी बनाया गया। जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं यूरोपीय यूनियन। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। अगला देखते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या है, श्रीलंका की बहुसंख्यकवादी नीतियां कैसे अलोकतांत्रिक थी? देखो श्रीलंका की जो बहुसंख्यकवादी नीतियां थी वो कैसे अलोकतांत्रिक थी, इस पे चर्चा करते हैं। सरकार ने सीली भाषा को राजभाषा बनाया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, और क्या है, और सरकारी नौकरी, कॉलेजों और स्कूलों में जो सीली भाषी लोग थे उनको प्राथमिकता दी गई। ठीक है, इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा हुई। इसी कारण जो बहुसंख्यकवादी नीतियां थी श्रीलंका की वो क्या थी, अलोकतांत्रिक थी। देखो सीली भाषा को राज्य भाषा बनाया, बाकी जो वहां की और भाषा थी जैसे कि तमिल हो गई, उसको क्या किया, अनदेखा कर दिया। ठीक है, अनदेखा किया, जिससे तमिलों या तमिल भाषी लोगों में, तमिल भाषी लोगों को बेगानापन महसूस हुआ। ठीक है, महसूस हुआ, और वो इससे असंतुष्ट हुए। यही कारण थे कि वहां पे गृह युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या है। अगला प्रश्न, सत्ता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? देखो क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण का मतलब होता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये हो गया क्षैतिज, कि सभी क्या है, समान है। ठीक है, क्या है, क्षैतिज वितरण, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वितरण। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, तो ये क्या हो गया, क्षैतिज वितरण। चलो अब हम देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्या है। भारत की बात करें तो ये मान लो ये होगी विधायिका हमारी। ठीक है, विधायिका, ये होगी कार्यपालिका, और यहाँ पे होगी न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है कानून, सॉरी न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, कानून, यार क्या गलत कर रहा हूं, सॉरी, विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना। ठीक है, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। ठीक है, कानून लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है इन दोनों पर नजर रखना
प्लस लोगों को न्याय दिलाना। ठीक, चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं? देखो, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं? पहला, शासन के विभिन्न अंगों में बंटवारा। सॉरी, उस जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका एक पॉइंट रह गया, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वर्टिकल का मतलब ऐसे, जैसे एक ये हो गया हमारा, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। भारत में क्या है, सबसे ऊपर क्या है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, राज्य या फिर प्रांतीय सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। इसके नीचे क्या आती है हमारी? नगर पालिका, क्षेत्रीय सरकार भी बोल सकते हैं इसको, नगर पालिका या फिर पंचायत। ठीक है, क्या लिखा है? ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, बस इसी के बारे में। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा चैप्टर है संघीय व्यवस्था, उसमें। अगला देखते हैं अब, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं? पहला, शासन के बीच विभिन्न अंगों में बंटवारा। दूसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारों में बंटवारा। शासन के विभिन्न अंगों में बंटवारा, जैसे कि वही कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका। इसका मतलब ये, ठीक है, न्यायपालिका। अब अगला, विभिन्न स्तरों की सरकारों में बंटवारा। विभिन्न स्तरों की सरकार है, जैसे केंद्र सरकार, सेम है जैसे हमने पीछे किया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके नीचे स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। अगला देखते हैं, सामाजिक समूह के बीच बंटवारा। सामाजिक समूह बहुत सारे होते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह हो गए हमारे। राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच साझेदारी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, लेबनान के सत्ता साझेदारी समझौते का वर्णन कीजिए। जो लेबनान था, कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, देखते हैं, गृह युद्ध के बाद लेबनान में तय हुआ कि राष्ट्रपति कैथोलिक होगा, यानी कि क्रिश्चियन होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो सुन्नी मुसलमान होगा और ऑर्थोडॉक्स ईसाई। संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होंगे। इससे वहां शांति बनी रही। मतलब जो लेबनान था उसने भी क्या किया, उसने भी बेल्जियम की नीति अपनाई कि सभी जो भाषीय या धर्म के जो भी वर्ग हैं उन्हें समान अधिकार दिया जाए तथा सभी के हितों का संरक्षण किया जाए, जिससे कि वहां देश में, लेबनान में शांति बनी रहे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, सत्ता की साझेदारी देश की एकता कैसे बनी रहती है? सत्ता की साझेदारी से देश की एकता कैसे बनी रहती है? जब सभी समुदायों को शासन में भाग मिलता है तो कोई भी समूह उपेक्षित महसूस नहीं करता। इससे सामाजिक सद्भाव और देश की एकता मजबूत होती है, जैसे बेल्जियम में हुई। तो यहाँ से हम श्रीलंका समझ सकते हैं। सभी, इसने पूछा साझेदारी से, सत्ता की साझेदारी से देश में एकता कैसे बनी रहती है। अब हम इसमें ना श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे बनी रहती है। जैसे सभी समुदायों को शासन में भाग मिलता है। श्रीलंका ने क्या कहते हैं, केवल सियूल, जो वहां की बहुसंख्यक थे सिंहली, उसी आधार पर वहां पर सरकार बनाई थी। तो वहां के जो तमिल लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनमें क्या हुआ, उनमें असंतोष की भावना जन्मी। तो श्रीलंका ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया, उल्टा किया। तो हमें यहाँ बेल्जियम के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जब सभी समुदायों को समान शासन में भाग मिलेगा तो क्या होगा, जब सभी को शासन में क्या मिलेगा, भाग मिलता है। ठीक है, भाग मिलेगा तो कोई भी उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। उसे लगेगा कि उसके हितों, मतलब सभी समूह के हितों की रक्षा की जा रही है, तो वो वहां पे असंतोष जन नहीं देगा। ठीक है, असंतोष जन नहीं देगा, जिससे कि देश में शांति बनी रहेगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हमारे जो इस स्लाइड के जो भी प्रश्न थे इस क्लास के, वो अभी सब खत्म हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो
तो उसको लाइक करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।